शेर सवाना पर राज करता है, हाथी जमीन पर हावी रहता है, और मैं वो जीव हूं जिससे इन दोनों में से कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं एक हनी बेजर हूं जो बिंदास जीता है, किसी से नहीं डरता और हर किसी से लड़ जाता है। एक ऐसा ट्रांसमिग्रेटर जिसका जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। मेरी रगों में जो योद्धा का खून दौड़ रहा है वो मुझे शांति से जीने ही नहीं देता। हर एक दिन या तो मैं किसी लड़ाई में होता हूं या किसी लड़ाई की तलाश में। जब सामने वाला मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है तब भी हारने से पहले मैं उसे कम से कम 2 अच्छे हाथ तो जड़ ही देता हूं। मेरे पिता ने मुझे पहले दिन से यही सिखाया था, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी जीव आए, बस हमला करो और लड़ो। मेरी जान की परवाह नहीं है, बस सामने वाले को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहिए। फिर एक दिन मुझे इंसानों ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे एक खुले चिड़ियाघर में दिखावे के जानवर की तरह डाल दिया, लेकिन मेरी हड्डियों में जो गर्व है वो मुझे बस हार मानकर बैठने नहीं देता। तभी मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है। बधाई हो होस्ट, डिवाइन कॉम्बैट सिस्टम अब एक्टिव है। स्किल अनलॉक हुई फेरल स्ट्राइक। अब से मैं जब भी कोई लड़ाई लड़ूंगा मुझे लगातार रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। मेरे सीने में एक आग जल उठती है। हनी बेजर खानदान का नाम रोशन करने का ये मेरा मौका है और मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। तभी एक पत्थर सीधा मेरे सिर पर आकर लगता है। मैं ऊपर देखता हूं। एक बंदर एक नकली चट्टान पर बैठा है और बड़ी चालाकी वाली मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा है। मैं बंदरों की भाषा तो नहीं जानता, लेकिन मैं चुनौती को देखते ही पहचान जाता हूं। मेरा गुस्सा तुरंत बढ़ जाता है। मैं उस छोटे से कीड़े को एक हल्की सी चेतावनी वाली गुर्राहट देता हूं। देखने वालों की भीड़ हर सेकंड बढ़ती जा रही है। बंदर को शायद मेरी फाइटिंग स्पिरिट का एहसास हो जाता है। वो सबके सामने नीचे कूदता है, अपने दांत दिखाता है और सीधे मेरी तरफ अपने मुक्के चलाता है। मैं खुशी से झूम उठता हूं। एकदम सही टाइमिंग है। मैं बस यही सोच रहा था कि इस चिड़ियाघर में कॉम्बैट पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। और देखो, यहां एक बेवकूफ वॉलंटियर खुद ही आ गया। कितना बढ़िया बंदर है। अब मुकाबला शुरू करने का वक्त है। मैं अपना जबड़ा पूरा खोलता हूं और झपट्टा मारता हूं। एक बंदर को खुदकुशी के अंदाज में हनी बेजर को चैलेंज करते देख फेंस के बाहर खड़ी भीड़ शोर मचाने लगती है। यहां तक कि कीपर्स भी घबरा जाते हैं और रेस्क्यू करने की तैयारी में जुट जाते हैं। पलक झपकते ही मैं उस हमला करने वाले बंदर पर अपना जबड़ा कस देता हूं और अपने पंजों से उस पर हमला कर देता हूं। दर्द उसकी लड़ने की इच्छा को खत्म कर देता है। वो अब सिर्फ झुक सकता है और बच सकता है। मैं इस बदतमीज छोटे जीव को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को बाहर की तरफ झटकता हूं। बंदर हवा में उड़ता है और फेंस से जाकर टकराता है और एकदम ढीला पड़ जाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। जाहिर है उन्हें आम अफ्रीकी जानवरों को देखने के बजाय इस तरह का असली एक्शन ज्यादा पसंद है। बेशक मैं बंदर को मारता नहीं हूं, मुझे लड़ाई पसंद है, लेकिन मैं दूसरे शिकारियों की तरह खून का प्यासा नहीं हूं। जो कीपर्स ये सब देख रहे थे वो राहत की सांस लेते हैं। उस बंदर को हराने से मुझे 10 कॉम्बैट पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 100 पॉइंट्स वाली बेसिक पावर पिल के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैं अपनी नज़र बगल के बाड़े में मौजूद लंगूरों के अल्फा पर टिका देता हूं। उसे शायद मेरी गुस्से भरी नज़र का एहसास हो जाता है और हमारे बीच की फेंस का फायदा उठाते हुए वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो कि मैं तार को तोड़ नहीं सकता। मेरा एड्रेनालाइन बढ़ जाता है। बिना कुछ सोचे मैं अपने दांत उस तार वाली फेंस में गड़ा देता हूं। लंगूर पहले थोड़ा सावधान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं तार को काट नहीं पा रहा, तो वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो अपनी पीठ मेरी तरफ घुमाता है और भीड़ के सामने उसे मटकाने लगता है। इससे मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं तार के बीच से अपने पंजे डालता हूं, उस पर हमला करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसे पहले ही पता चल जाता है। मेरे पंजे उस तक पहुंचने से ठीक पहले वो थोड़ा आगे बढ़कर बच जाता है। फिर उसके मजाक उड़ाने की आवाजें और तेज हो जाती हैं। इस मोड़ पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वहां मौजूद दर्शक भी दांत पीस रहे हैं। वो लंगूर बस शामत को दावत दे रहा है। मैं भीड़ की आवाजों को पूरी तरह अनसुना कर देता हूं। तभी मुझे याद आता है, हनी बेजर कुदरती तौर पर खोदने में माहिर होते हैं। मैं उस घमंडी झाड़ीदार चेहरे वाले लंगूर को घूरता हूं और सोचता हूं, ओ छोटे टपोरी, अब मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जा। सबके सामने मैं एक मशीन की तरह जमीन खोदना शुरू कर देता हूं। मानना पड़ेगा, जब खुदाई की बात आती है तो हनी बेजर एकदम प्रोफेशनल होते हैं। कुछ ही पलों में मैं बिना किसी सुराग के जमीन के अंदर गायब हो जाता हूं। भीड़ जोश में चिल्लाने लगती है। वो दूसरी तरफ खड़े उस पूरी तरह हैरान परेशान लंगूर को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सच तो ये है कि लंगूर ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वो तो बस मेरा थोड़ा मजाक उड़ाना चाहता था, ताकि उस बंदर को पिटते देख थोड़ा दिलासा दे सके। इतनी छोटी सी बात, पर ये एक हनी बेजर के सुरंग बनाकर खास तौर पर उससे लड़ने आने तक कैसे पहुंच गई, ये तो उम्मीद से बहुत ज्यादा हो गया।
ये लंगूर इतना समझदार तो है कि उसे पता है कि हनी बेजर खूंखार लड़ाके होते हैं और पुरानी दुश्मनी कभी नहीं भूलते। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो इस बाड़े में अकेला नहीं है। उसके पीछे लंगूरों की पूरी टोली खड़ी है। जल्द ही पूरी गैंग अपने अल्फा की आवाज पर इकट्ठा हो जाती है। वो मेरे बाहर निकलते ही मुझ पर जोरदार हमला करने के लिए तैयार हैं। बाहर खड़े दर्शक सच में फिक्रमंद दिख रहे हैं। उन्हें लगा था कि वो एक हनी बेजर लीजेंड को बनते हुए देख रहे हैं। उन्हें क्या पता कि शायद मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। कुछ छोटे बच्चे तो मदद के लिए कीपर्स के पास दौड़ते हैं, लेकिन लोग चाहे उन्हें कितना भी डराने की कोशिश करें, वो इकट्ठे हुए लंगूर अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। यहां तक कि जब कीपर्स उन पर चिल्लाते हैं, तब भी वो बिना डरे अपनी चेतावनी भरी आवाजें निकालते रहते हैं। पर जैसे ही लंगूरों का ध्यान एक सेकंड के लिए भटकता है, जमीन से एक सफेद स्लेटी रंग की चीज तेजी से बाहर निकलती है। अल्फा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द का धमाका होता है। लंगूर झुंड में रहने वाले जानवर हैं। अफ्रीका के सवाना में भी उनकी लड़ने की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और यहां मैं अकेला दर्जनों लंगूरों का सामना कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं नर्वस नहीं हूं तो ये झूठ होगा। जोश से भरी भीड़ को अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस वक्त कितना तनाव महसूस कर रहा हूं। फिर भी वो मेरी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। अल्फा अपना दर्द से फड़कता हुआ सिर पकड़कर बुरी तरह गुस्से में है। वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। वो अब किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगा? बाईं तरफ के बाड़े वाली फीमेल चिंपैंजी क्या सोचेंगी? दाईं तरफ वाले बंदरों का क्या होगा? अल्फा की एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ पूरी गैंग एक साथ मुझ पर टूट पड़ती है। बाकी लंगूर मुझसे डर तो रहे हैं, लेकिन वो अपने अल्फा की बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसके अलावा उनकी गिनती ज्यादा है। अगर बहुत सारे लंगूर मिलकर काटें तो मैं भी ढेर हो सकता हूं। इसी सोच ने उन्हें हिम्मत दी है। बाहर से मैं एकदम शांत दिख रहा हूं, लेकिन अंदर से मेरी फटी पड़ी है। मुझे लड़ाई पसंद है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। इन सबको एक साथ हरा पाना नामुमकिन है। यहां सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधे इनके लीडर पर हमला करना। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आती है और मैं पलक झपकते ही सीधे अल्फा की तरफ झपटता हूं। मैं फेरल स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूं। उस पल मेरी हर मांसपेशी में जबरदस्त ताकत दौड़ जाती है। मैं अपना पंजा उठाता हूं और उसे जोर से नीचे मारता हूं। एक जोरदार चांटे की आवाज आती है और अल्फा उड़कर दूर जा गिरता है। भीड़ दंग रह जाती है। क्या ये वाकई एक हनी बेजर की असली ताकत है, या सिर्फ यही वाला इतना खास है? ऐसा लगता है कि आज चिड़ियाघर आना पूरी तरह वसूल हो गया। मेरी परफॉर्मेंस देखकर भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। लेकिन जैसे ही बाकी लंगूर अपने लीडर को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, उनकी बची कुची हिम्मत भी तुरंत गायब हो जाती है। वो चीखते हुए हर तरफ भागने लगते हैं। मैं उन्हें जाने ही देने वाला था, तभी सिस्टम मुझे बताता है कि मुझे इसके लिए सिर्फ 20 कॉम्बैट पॉइंट्स मिले हैं। अल्फा को हराने पर मैं गुस्से में हूं। अगर मैं किसी एक से लड़ने वाला हूं तो क्यों न पूरे ग्रुप से ही लड़ लिया जाए। ये ख्याल पूरी तरह से मन में आया भी नहीं था कि मैं पहले ही उनके पीछे भागने लगा। लंगूर पूरी तरह से पैनिक में आ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वाकई उनका पीछा करूंगा। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वह पहला टारगेट न बने, और चिल्लाते हुए और भी तेज भाग रहा है। आधे घंटे बाद मैं आखिर बचे हुए लंगूरों का पीछा करना छोड़ देता हूं। बुरी तरह थक कर मैं अपना ध्यान वापस उस जख्मी अल्फा पर लगाता हूं। इस बार अल्फा बुरी तरह डरा हुआ है। वो तुरंत अपने चारों हाथ पैर पर गिर जाता है और हार मानकर झुक जाता है। मुझे ऐसे दुश्मन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसने लड़ने की हिम्मत ही खो दी हो। इसलिए मैं मुड़ता हूं और अपने खुद के बाड़े की तरफ वापस चल देता हूं। जैसे ही मैं उस नकली चट्टान के पास से गुजरता हूं, वो बंदर अपनी जगह से नीचे उतर आता है। वो मेरी तरफ आवाज निकालता है। उसकी आवाज का लहजा साफ तौर पर चापलूसी जैसा लग रहा है। अब दोनों बंदरों के इलाके मेरे अंडर हैं, तो मुझे कॉम्बैट पॉइंट्स कमाते रहने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ना होगा। एक के बाद एक दो लड़ाइयों ने मेरी एनर्जी पूरी तरह सोख ली है। फिलहाल कम से कम मैं अपने बाड़े में चैन की नींद सो सकता हूं। इसी बीच लंगूरों वाले जोन के पास के 2 बाड़ों में एक शेर और एक चीता रहते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है। मेरा लंगूरों के बाड़े में घुसना और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना। मेरी ये हरकतें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन खाने की कमी के टाइम पर भी उनके जैसे शिकारी हनी बेजर से पंगा लेने से बचते हैं। अभी तो वे अच्छी तरह पेट भरे हुए और आराम से हैं, तो उनके पास मुझसे उलझने की और भी कम वजह है। इसके ऊपर हमारा डिफेंस एकदम लीजेंडरी है। एक जवान शेर को भी एक हनी बेजर को खत्म करने में कई घंटे लग जाते हैं, वो भी उस मीट के लिए जिसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। वे ऐसा टाइम वेस्ट करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। रात में जब मैं टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ की जड़ ढूंढने के लिए जागता हूं, तभी एक शेर की दहाड़ मेरे कानों में पड़ती है। मैं एकदम रुक जाता हूं,
फिर मेरे अंदर एक गजब का उत्साह दौड़ जाता है। शेर अफ्रीकी फूड चेन में सबसे ऊपर आता है, उसे हराने का मतलब है कॉम्बैट पॉइंट्स का ढेर। मैं अभी जंगली शेरों तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये वाला तो यहीं सामने है। ये सोचते ही मेरी नज़र लंगूरों के बाड़े को पार करती हुई बगल वाले शेर के घर की तरफ बढ़ जाती है। शायद जानवरों वाली नेचुरल बुद्धि से सोते हुए शेर को खतरे का एहसास हो जाता है और वो नज़र घुमाता है तो उसे मैं मिलता हूँ। वही जिसने आज सुर्खियां बटोरी हैं, सीधा उसे ही घूर रहा हूँ। ओए चपटे सिर वाले, ऐसे ही घूरता रहे, फिर देख क्या होता है। ऐसा लगता है जैसे वो गुर्रा रहा हो। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ और ये सोचकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। वो मुस्कान एक गलती होती है। जैसे ही वो इसे देखता है, शेर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। जैसे जैसे मेरे और शेर के बीच ये मुकाबला शुरू होता है, मेरे पीछे लंगूरों की गैंग फिर से भड़कने लगती है। अपने अल्फा की हार के बाद से ही वे मेरे खिलाफ गहरी दुश्मनी पाल रहे हैं। अब मुझे शेर से मुकाबला करते देख वे गुस्से में दहाड़ने लगते हैं और कुछ बेवकूफ तो मेरी तरफ पत्थर भी फेंकते हैं। शेर से निपटना तो इंतजार कर सकता है, लेकिन दूसरों के कंधे पर चढ़कर उछलने वाले ये लंगूर वाकई मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। उनका असली अल्फा बुरी तरह घायल है। नए वाले को खुद को साबित करना है और वो अपनी सारी महत्वाकांक्षा सीधा मेरी तरफ मोड़ देता है। मेरा एड्रेनालाइन बढ़ जाता है। मैं शेर के साथ मुकाबला छोड़ देता हूं और पूरी रफ्तार से लंगूरों के बाड़े की तरफ दौड़ता हूं। जो सुरंग मैंने पहले खोदी थी उसे कीपर्स ने भर दिया है, लेकिन मुझ जैसे पैदाइशी खुदाई करने वाले के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे वाकई अपनी तरफ आता देख नया अल्फा और भी जोश में आ जाता है। उसके सीने में लड़ाई का बुखार चढ़ जाता है और अल्फा से शह पाकर बाकी लंगूर भी अपनी उंगलियां चटकाने लगते हैं। एक्शन के लिए तैयार। उनमें से हर कोई फुल अलर्ट पर है। वे सब पेड़ों पर दुबक कर बैठे हैं, हाथों में पत्थर लिए मुझ पर ऊपर से हमला करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। जिस पल मैं सुरंग से बाहर निकला, मैं इतनी तेजी से पेड़ के तने पर चढ़ा कि पास में देख रहा चीता भी साफ तौर पर शॉक हो गया। लंगूरों में पूरी तरह खलबली मच गई। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हनी बेजर पेड़ पर चढ़ सकता है। पूरे 1 घंटे तक बाड़े में चीखें गूंजती रहीं। 13 हड्डियां टूटी, 8 बुरी तरह घायल हुए और वो नया अल्फा जिसने मुझे उकसाने की हिम्मत की थी, सीधा ऊपर वाले से मिलने चला गया। शेर और चीता तार की फेंस के पीछे से ये पूरी लड़ाई देख रहे थे और उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा था। उन्हें लगा था कि लंगूरों की पूरी टोली इतनी ताकतवर होगी कि मुझ जैसा कोई भी बुरी तरह पिट जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लंगूर पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह कीपर्स ने तबाह हुए लंगूर बाड़े का जायजा लिया और इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि क्या मुझे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक छोटे हनी बेजर ने इतना नुकसान कैसे कर दिया। मेरी उम्र चाहे जो भी हो, उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझे चिड़ियाघर की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। एक और ऐसी घटना हुई और मेरा जंगल में जाना तय है। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं। अफ्रीका का सवाना ही मेरा असली मैदान है। अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए मैं अपना निशाना एक ऐसी शेरनी को बनाता हूं जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। सोती हुई शेरनी को एक अनजान खुशबू आती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो मुझे उसके एक बच्चे को ले जाने की कोशिश करते हुए पाती है। सवाना की रानी गुस्से से फट पड़ती है और मुझ पर झपटती है। जो कोई भी उसके बच्चों को खतरा पहुंचाने की हिम्मत करता है, शेरनी उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करती। इस स्ट्राइक में उसकी पूरी पावर है, इसलिए उसका सीधा सामना करने के बजाय मैं अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उसकी रेंज से बाहर निकल जाता हूं। उसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है और वो शारीरिक रूप से थकी हुई है। उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका उसे थकाना है। कुछ मिनटों के बाद उसका पीछा करना साफ तौर पर धीमा होने लगता है, लेकिन गुस्सा उसे रुकने नहीं देता। थकी होने के बावजूद वो पीछा करना नहीं छोड़ती। कई और वार पलटवार के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में लगभग पागल हो जाती है। वो पीछे की तरफ झुकती है और एक तीर की तरह मुझ पर झपटती है। ये उसकी आखिरी और हताशा भरी कोशिश है। जैसे ही मैं उसे झपटते हुए देखता हूं, मुझे पता चल जाता है कि यही मेरा मौका है। इस बार मैं भागता नहीं हूं। मैं उसके हमले का सीधा सामना करता हूं, सीधा उसके सिर के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाता हूं और अपना पंजा जोर से नीचे मारता हूं। इस वार की ताकत से वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरती है। लेकिन एक कमजोर शेर भी सवाना का राजा ही होता है। वो इतनी आसानी से एक छोटे हनी बेजर से पूरी तरह हार मानने वाली नहीं है। वह मेरे पंजों की पकड़ से खुद को छुड़ाती है और एक बार फिर हवा में उछलती है। मैं देख सकता हूं कि उसका हमला काफी कमजोर पड़ गया है, इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वापस उस पर हमला करता हूं। हवा दहाड़ों और गुर्राहटों से भर जाती है। जब तक कीपर्स वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि शेरनी लंगड़ाते हुए एक बुरी हालत में जा रही है और मैं उसके ठीक पीछे हूं। उसकी पूंछ को एक चैंपियन की तरह काट रहा हूं जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है।
जल्द ही शेरनी हांफते हुए गिर जाती है। उसकी कराहने की आवाजें बिल्कुल दया की भीख जैसी लग रही हैं। मैं उस हारी हुई शेरनी को नीचे देखता हूं, लेकिन सिस्टम ने अभी तक मेरे कॉम्बैट पॉइंट्स क्रेडिट नहीं किए हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसने शरीर से तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन मन से नहीं। इसलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उस पर फिर से हमला करता हूं। उसकी हैरान और बेजुबान नजरों के सामने मैं उसे एक बार फिर से अच्छी तरह कूट देता हूं। किनारे से देख रहे लंगूर और चीता पूरी तरह से दंग रह गए हैं। सवाना की रानी को एक हनी बेजर ने दबा रखा है और वो उसे पीटे जा रहा है। क्या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं? बधाई हो होस्ट, अफ्रीकी शेरनी हार गई। 200 कॉम्बैट पॉइंट्स मिले। मैं बहुत खुश हूं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस पिटी हुई शेरनी की कीमत पूरे 200 कॉम्बैट पॉइंट्स होगी। ये वाकई हर सेकंड के लिए वसूल था। पॉइंट्स मिलने के बाद मैं शेरनी को परेशान करना बंद कर देता हूं। मैं ऐसे अकड़ कर चलता हूं जैसे ये जगह मेरी हो और सुरंग के एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता हूं, लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैं आराम करने के लिए लेटता हूं, शेर के 2 बच्चे सुरंग से लुढ़कते हुए मेरे पीछे आ जाते हैं। वे सीधे मेरे ऊपर गिर जाते हैं, पागलों की तरह दूध ढूंढ रहे हैं। अब मैं इस बाड़े का बिना किसी शक के राजा हूं। बंदर मुझे इज्जत से देखते हैं। लंगूर अब गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते, और मैं तो शेर के बच्चों को भी अपने पर्सनल खिलौने की तरह इस्तेमाल करने के लिए ले आया हूं। शेरनी को ये पसंद हो या न हो, उसे ये सहना ही होगा, क्योंकि असली पावर के सामने सारी कोशिशें बेकार हैं। वे दोनों बच्चे बहुत चिपको हैं। उनकी नन्ही चू-चू वाली दहाड़ें नाराजगी से भरी हैं। वे बार बार मेरी बाहों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार और सुकून मांग रहे हैं। मैं उनका बाप नहीं हूं। कोई वजह नहीं है कि मैं इन छोटे जीवों को लाड प्यार करूं। इसलिए शेरनी के ठीक सामने मैं एक बच्चे को जोर से लात मारकर कोने में फेंक देता हूं। ये देखकर शेरनी का दिल गले तक आ जाता है। वो इस डर से कांप उठती है कि कहीं मैं उसके प्यारे बेटे का सिर न चबा जाऊं। इस वक्त उसे जिस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है, वो है मुझसे पंगा लेना। उसने हमेशा सुना था कि हनी बेजर पुरानी दुश्मनी पालते हैं, पर ये तो उसकी कल्पना से भी परे है। मैं पिंजरे की सलाखों के पीछे से शेरनी को गिड़गिड़ाते हुए देखता हूं, फिर अपने तेज सफेद दांत दिखाता हूं, ये इशारा करते हुए कि मैं बच्चों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वे कुछ दिनों तक मेरे पास ही रहेंगे। तभी एक तेज आवाज आसमान को चीरती है। हनी गाइड बिना किसी शक के एक और मधुमक्खी के छत्ते का ऐलान कर रही है। मेरे दिमाग में एक बात आती है। मैं सिस्टम शॉप खोलता हूं और 2 बेसिक पावर पिल्स निकालता हूं। जैसे ही मैं उन दोनों को निगलने वाला होता हूं, एक बच्चा अपनी मिन्नत भरी आंखों से मुझे पकड़ लेता है। साफ तौर पर एक गोली मांग रहा है। मैं नाक भौं सिकोड़ता हूं और उसके छोटे से सिर पर एक जोरदार लात मारता हूं। इन गोलियों के लिए मैंने तुम्हारी मां को अधमरा कर दिया, और तुम जिसके अभी ठीक से बाल भी नहीं आए हैं, सोचते हो कि तुम्हें हिस्सा मिलना चाहिए। सपने देखना बंद करो। मैं अपना मुंह खोलता हूं और एक ही बार में दोनों गोलियां निगल जाता हूं। उस बच्चे की तरसती हुई नजरों के सामने ही फिर एक कड़कड़ाहट के साथ मैं पिंजरे की सलाखों को काट देता हूं और हनी गाइड के पीछे बाड़े से बाहर निकल जाता हूं। मेरा पेट मुझे रास्ता दिखा रहा है। मैं हनी गाइड के पीछे भागता हूं, चिड़ियाघर के सवाना वाले हिस्से से होता हुआ एक घने जंगल की तरफ। शहद की मीठी खुशबू हवा में तैर रही है और मेरे मुंह के कोनों से लार टपकने लगती है। मैं बिना सोचे समझे दूर दिख रहे छत्ते की तरफ दौड़ता हूं, पर जैसे ही मैं चैन से दावत उड़ाने के लिए बैठता हूं, पास की झाड़ियों से कोई बाहर निकलता है, छोटे पैर कांटों से ढका हुआ। एक शाही। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। इसके साइज को देखकर लग रहा है कि ये पूरी तरह जवान है। इसे हराने से मुझे अच्छे खासे कॉम्बैट पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ ये सोच ही मेरा खून खौला देती है। इसी बीच शाही, जो मजे से मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा था, धीरे से मेरी तरफ देखता है। अपनी नेचुरल आदत की वजह से वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। उसके सारे कांटे ऊपर की ओर तन जाते हैं। वो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार लग रहा है, पर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर साफ पड़ती है, उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। नहीं भाई, एक हनी बेजर, तुम लोग यहाँ कब से आने लगे? उसकी छोटी आंखें शौक से फटी रह जाती हैं। फिर वो अपनी टेरिटरी बचाने के बजाय बिना पीछे देखे झाड़ियों में भाग जाता है। क्या मजाक है? कौन होशोहवास में एक हनी बेजर से लड़ाई मोल लेता है? मैं वहां अवाक खड़ा रह जाता हूं। कितना बड़ा डरपोक है। एक मेरी तरफ एक नजर डाली और भाग गया। इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद उस विशाल शहद के छत्ते पर लगाता हूं। मैं अपना सिर नीचे करता हूं और पेड़ के तने पर जोर से टक्कर मारता हूं। उस इम्पैक्ट से छत्ता चकनाचूर हो जाता है। मीठा शहद तने से रिसने लगता है और पूरी की पूरी स्वाम झुंड गुस्से में बाहर निकल आती है। लेकिन भागने के बजाय मैं नीचे बैठ जाता हूं और जमीन पर जमा हुए शहद की दावत उड़ाने लगता हूं। मधुमक्खियों के डंक का मुझ पर कोई असर नहीं होता।
पेट भर खाने के बाद हनी गाइड तेजी से चहचहाती है, जो सुनने में शुक्रिया जैसा लगता है। मुझे नहीं पता वो क्या कह रही है, बस आवाज बहुत ज्यादा शोर वाली है। जिन मधुमक्खियों ने मुझे डंक मारने की कोशिश में जान दी, उनसे मुझे कुल 60 कॉम्बैट पॉइंट्स मिले। खाते खाते लेवल अप करना, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। जैसे ही मैं वापस जाने और आराम करने की तैयारी करता हूं, वही साही जो पहले भाग गया था वापस तेजी से बाहर आता है, गुर्राता है और मुझे ऐसी नजरों से घूरता है जैसे वो लड़ने के लिए मरा जा रहा हो। मैं उसे पूरी तरह हैरान होकर देखता हूं। क्या ये डरपोक वाकई मुझे चैलेंज कर रहा है? जब मैं भूखा था तब तुम मुझसे नहीं लड़े, लेकिन अब जब मेरा पेट भरा है और मैं सैटिस्फाइड हूं तब तुम भिड़ना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया था? सच तो ये है कि साही ने पहले खिसक जाने का ही प्लान बनाया था, लेकिन छुपकर कुछ देर देखने के बाद जब उसने देखा कि मैंने मधुमक्खियों के झुंड को इग्नोर कर दिया और उस नन्ही हनी गाइड को भी खाना शेयर करने दिया, तो उसने अपना मन बदल लिया। उसने फैसला किया कि मैं एक सॉफ्ट और आसान टारगेट हूं। और इसी खतरनाक गलतफहमी के साथ वो खुद को बाहर झपटने से नहीं रोक पाया। मैं उसके चेहरे पर अपने लिए नफरत देख सकता हूं और मेरा गुस्सा भड़क उठता है। तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं एक दहाड़ मारता हूं और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता हूं। इसी बीच चिड़ियाघर के सिक्योरिटी कैमरों ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है। मेरा शेर के बच्चों को परेशान करना, फेंस को काटना, ये सब पूरे देश में लाइव दिखाया जा रहा है। लाइव स्ट्रीम देखने वाली ऑडियंस खुद को रोक नहीं पा रही है। एक हनी बेजर जो लंगूरों को पीटता है और फिर शेर से लोहा लेता है, ये पूरी तरह पागलपन है। ये छोटा हनी बेजर मेरा नया आइडल है। इसे पूरे चिड़ियाघर का सबसे स्ट्रांग जीव होना चाहिए। यहां तक कि एक हाथी भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। स्क्रीन पर आ रहे इन तूफानी कमेंट्स को पढ़कर कीपर्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वे मुझे वापस जंगल में छोड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब जब मेरी कमर्शियल वैल्यू आसमान छू रही है तो उन्होंने उस प्लान को फिलहाल रोक दिया है, बशर्ते मैं मुसीबत खड़ी करना बंद कर दूं। लेकिन जैसे ही स्टाफ टूटी हुई फेंस को ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है, कांटों से ढका एक जानवर धीरे धीरे नजर आता है। क्या वो साही है? कुछ अजीब लग रहा है। कीपर मार्क अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाता है। जैसे ही वो करीब आता है, पूरा मॉनिटरिंग रूम चीखों से गूंज उठता है। हनी बेजर वापस आ गया है और उसके जबड़ों में एक साही फंसा हुआ है। मुझे मानना पड़ेगा कि उस साही से निपटना काफी दर्दनाक था। जीत के लिए 50 कॉम्बैट पॉइंट्स तो मिले, लेकिन मुझे उनमें से किसी से दोबारा लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन कांटों ने मुंह का बुरा हाल कर दिया है। रात में शेर का बाड़ा अजीब तरह से शांत है, लेकिन एक बिन बुलाए मेहमान ने सो रहे शावकों पर अपनी नजरें टिका दी हैं। ये एक किंग कोबरा है, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक। ये आमतौर पर चिड़ियाघर के मैमल्स, स्तनधारी वाले हिस्से में नहीं रहता। ये आज अपने शिकार का पीछा करते हुए यहां आया और गलती से इन लुभावने छोटे शावकों तक पहुंच गया। वो जल्दी से आसपास के जानवरों की गंध पहचान लेता है, लेकिन एक गंध ऐसी है जिसे वो समझ नहीं पा रहा, और फिर भी किसी वजह से जिसे वो बता नहीं सकता, वो गंध उसे खौफ से भर देती है। लेकिन रात गहरी और शांत है और सो रहे शावक ठीक उसके सामने हैं। किंग कोबरा अपनी आंखें सिकोड़ता है और धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। शायद खतरे को भांपने वाली एक मां की तेज समझ की वजह से सोती हुई शेरनी अचानक अपनी आंखें खोलती है और तुरंत किंग कोबरा को अपने बच्चों के करीब आते देख लेती है। वो गुस्से से भर जाती है और अपने एक भारी पंजे से हमला करती है, लेकिन शेर असल में सांपों से सावधान रहते हैं। उनका शरीर सांप के जहर को नहीं झेल सकता। अफ्रीका में सांपों को शेर के लिए कुछ चुनिंदा कुदरती खतरों में से एक माना जाता है। शेरनी अपने बच्चों को अपने पीछे मजबूती से ढाल बनाकर छिपा लेती है और बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं करती। वो बस पागलों की तरह अपने पंजे चलाकर कोबरा को दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन किंग कोबरा उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। वो धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाता है, उसके डिफेंस में कोई कमी ढूंढने की कोशिश करता है। शेरनी की दहाड़ पास के दूसरे जानवरों को जगा देती है। चीता और लंगूर भी घबराहट में चिल्लाने लगते हैं। उस साही से बुरी तरह पिटने के बाद दिन के समय मैं जमीन पर पत्थर की तरह सो रहा हूं, इस सारे शोर शराबे से बिल्कुल बेखबर। इस खींचतान के बीच किंग कोबरा को आखिरकार मौका मिल जाता है और वो अपने दांत शेरनी के शरीर में गहरे गड़ा देता है। काटने से उस बहादुर शेरनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद शरीर में दौड़ने वाला जानलेवा जहर पूरी तरह से अलग बात है। जैसे जैसे समय बीतता है, शेरनी को चक्कर आने लगते हैं। धुंधलेपन की वजह से उसे मतिभ्रम होने लगता है। वो जानती है कि अगर ये चलता रहा तो उसके बच्चे नहीं बचेंगे। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो किंग कोबरा पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे बच्चों को बाड़े से निकलकर मेरी तरफ सुरक्षा के लिए भागने का थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन किंग कोबरा शेरनी के प्लान को समझ जाता है। वो बस बचता रहता है और हर गुजरते सेकंड के साथ उसे थकाता रहता है। धीरे धीरे उसके पैर जवाब देने लगते हैं।
आखिरकार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाती है। किंग कोबरा अपना ध्यान भागते हुए बच्चों की तरफ मोड़ देता है। कोबरा को करीब आते देख बच्चे डर से कांप उठते हैं और अपनी पूरी जान लगाकर मेरे बाड़े की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ये अभी दूध पीते बच्चे हैं। इतनी कम उम्र का कोई भी शेर 2 मीटर लंबे किंग कोबरा से तेज नहीं भाग सकता। पलक झपकते ही दूरी इतनी कम हो जाती है कि कोबरा हमला कर सके। लेकिन उस बेहद नाजुक मोड़ पर एक चांदी जैसी सफेद चीज तेजी से एक्शन में आती है। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ मेरा पंजा सीधा किंग कोबरा के सिर पर पड़ता है। वो एक बार जितना सीधा दिखता है लगभग उसे वहीं खत्म कर देता है। किंग कोबरा अपना चकराया हुआ सिर हिलाता है, फिर धीरे से ऊपर देखता है। वो एक नज़र ही उसकी जान हलक में डाल देती है। चाहे वो ठंडे खून वाला हो या नहीं, वो लगभग रोने वाला है। नहीं भाई, एक हनी बेजर यहाँ ये कब आया? हर सांप जानता है, जमीन के सभी जीवों में जिससे वे वाकई डरते हैं वो हनी बेजर ही है। शेरों या लकड़बग्घों के उलट एक हनी बेजर भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन वो जहर के प्रति इम्यून पैदा होता है और एक एडल्ट के रूप में सांप उसके मेनू में पहली पसंद होते हैं। फिर भी ये तो अभी एक छोटा हनी बेजर है, इससे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। किंग कोबरा खुद को यही समझाता रहता है, अपना सिर ऊंचा उठाता है और तीर की तरह आगे बढ़ता है। डरने के बजाय मैं एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान देता हूं। उम्मीद नहीं थी कि सोकर उठते ही कोई मुफ्त में कॉम्बैट पॉइंट्स देने आ जाएगा। मैं आलस में अंगड़ाई लेता हूं, फिर अपने पंजे खोलता हूं और किंग कोबरा पर झपट पड़ता हूं। हमारी लड़ाई बहुत ही सीधी है, कोई दिखावटी मूव्स नहीं, कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं। बस दो जीव एक दूसरे से उलझे हुए हैं और एक दूसरे को नोच रहे हैं। किंग कोबरा को उम्मीद है कि उसकी पकड़ मेरा दम घोंट देगी, लेकिन मेरी शारीरिक मजबूती उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। उसके दांत मेरी स्किन तक को नहीं छेद सकते, तो उसके उस जानलेवा जहर की तो बात ही छोड़ दो जिस पर उसे इतना घमंड है। मेरी कहानी बिल्कुल अलग है। मैं अपने चारों पैरों से उसकी मोटी बॉडी को जकड़ लेता हूं और बिना किसी डर के उसे काटने लगता हूं। बुरा नहीं है, स्वाद एकदम किसी बड़े और स्पाइसी स्नैक जैसा है। धीरे धीरे किंग कोबरा की पकड़ ढीली होने लगती है, उसकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है और आखिरकार वो जमीन पर ढेर हो जाता है। बगल के बाड़े में मौजूद लंगूर ये सब बड़े अचंभे से देखते हैं और रात के इस पहर में वे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उनकी नज़रों में मैं किसी सुप्रीम लीडर जैसा बन गया हूं। शेरनी की चोटें बहुत गहरी हैं, लेकिन कीपर्स सही समय पर पहुंच जाते हैं। वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। अब इस चिड़ियाघर में वाकई कोई ऐसा नहीं बचा जो मुझे चुनौती दे सके। यहां रुकने का मतलब है कि अब और कॉम्बैट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ मैं पक्का फैसला कर लेता हूं कि अब सवाना वापस लौटना है। अगले 3 दिनों तक मैं उन शावकों का ख्याल रखता हूं जब तक शेरनी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही वो रिकवर होती है, मैं तार वाली फेंस को काट देता हूं और बिना पीछे मुड़े चिड़ियाघर के एग्जिट की तरफ चल देता हूं। बाकी जानवर भी शायद समझ जाते हैं। वे एक अजीब सी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, अपनी फेंस से चिपके हुए मुझे चुपचाप जाते हुए देखते हैं। कैमरे हर पल को कैप्चर करते हैं और इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि अलग अलग प्रजातियों के बीच मेरा कितना दबदबा है। ये इस फील्ड के जानकारों के लिए भी एकदम अनदेखी बात है। कुछ दिनों बाद मैं जमीन पर लेटा आराम कर रहा हूं, चिड़ियाघर से बहुत दूर, लेकिन अभी भी अफ्रीकी सवाना के किनारे पर। यहां वन्यजीव बहुत कम हैं, लड़ने लायक कुछ भी अभी तक मेरे रास्ते में नहीं आया है। अचानक ऊपर से एक तेज आवाज आती है। मैं रुक जाता हूं। वह आवाज जानी पहचानी है। मैं ऊपर देखता हूं। ये वही हनी गाइड है जिसने मुझे मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचाया था। एक पुराने साथी को देखकर वो चहचहाने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि मैं यहां बाहर क्या कर रहा हूं। जाहिर है मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। मैं बस चलता रहता हूं। हनी गाइड एक तेज आवाज निकालती है, अपने पंख फैलाती है और मेरे साथ चलने का फैसला करती है। इसी बीच चिड़ियाघर में कीपर्स पैनिक में हैं। वे पागलों की तरह शेरनी के ट्रैकिंग सिग्नल को चेक कर रहे हैं। पता चलता है कि मेरे जाने के कुछ ही समय बाद पूरी तरह ठीक हो चुकी शेरनी भी अपने बच्चों के साथ बाहर निकल गई। अफ्रीका का बरसात का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर से पैर तक भीगने से बीमारी का खतरा रहता है, और भले ही मैं कभी लड़ाई से नहीं डरा, लेकिन बीमारी एक ऐसा खतरा है जिसे कोई भी जानवर नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं सूखा रहने के लिए एक पेड़ पर बैठा हूं, ये जानते हुए कि यह सबसे सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन मैं भीगने के बजाय बिजली गिरने का खतरा मोल लेना पसंद करूंगा। हनी गाइड मेरे पीछे चिपक कर बैठी है। वो इस तूफान को अकेले झेलने के लिए बहुत छोटी है, इसलिए मेरी सुरक्षा में पनाह ले रही है। पूरी रात बारिश होती रहती है। चिड़ियाघर में होता तो मैं चैन से सो सकता था और मजे लेता, लेकिन यहाँ अफ्रीकी सवाना में मुझे हर एक पल अलर्ट रहना पड़ता है। तभी दूर से एक घायल शेरनी दौड़ती हुई आती है। उसके पीछे शावक हैं
और साफ दिख रहा है कि दूसरे शिकारी उनका शिकार कर रहे हैं। अफ्रीकी सवाना में रोज ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, कुछ भी नया नहीं है। रुको, वे शावक बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। मैं करीब जाता हूं और यकीन मानिए ये वही चिड़ियाघर वाली शेरनी है और उसके ठीक पीछे 3 अफ्रीकी लकड़बग्घे हायना लगे हुए हैं। तो वे भी बाहर निकल आए। बिना झुंड के एक अकेली शेरनी भारी खतरे में होती है, खासकर उन शावकों के साथ जो इलाके के किसी भी शिकारी के लिए आसान शिकार हैं। लेकिन इस शेर परिवार और मेरा रास्ता बार बार टकराना शायद किस्मत में लिखा है। जब हम फिर से मिल ही गए हैं तो मैं यहाँ बस खड़ा रहकर कुछ न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते ही मैं एक चांदी जैसी परछाई की तरह पेड़ से नीचे कूद जाता हूँ। मेरा अचानक आना शेरनी और लकड़बग्घों दोनों को चौंका देता है, लेकिन जैसे ही बच्चे मुझे पहचानते हैं वे खुशी से पागल हो जाते हैं और किसी एक्साइटेड पिल्ले की तरह मेरी बाहों में घुसने लगते हैं। मैंने भले ही उन्हें खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने उन्हें किंग कोबरा से भी बचाया था और ये छोटे बच्चे उस बात को भूले नहीं हैं। जैसे ही शेरनी मुझे देखती है उसके चेहरे से तनाव गायब हो जाता है। वो मेरी ताकत को अच्छी तरह जानती है। 10 और लकड़बग्घे भी आ जाते तो नतीजा नहीं बदलता। मुझे और शावकों को पुराने दोस्तों की तरह बर्ताव करते देख तीनों लकड़बग्घे ठिठक जाते हैं। वे पीछे हटें और शिकार हाथ से जाने दें या एक हनी बेजर के खिलाफ आगे बढ़ें। दोनों में से कोई भी ऑप्शन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उनकी लीडर ने जन्म से ही उनके दिमाग में ये बात भर दी थी कि एक होकर वे बिना सोचे समझे शेरों और चीतों से भिड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी एक हनी बेजर से पंगा मत लेना, क्योंकि वो पूरे कुनबे की तबाही लेकर आता है। मैं शावकों को खुद से चिपके रहने देता हूं और अपनी नज़र सामने खड़े उन तीनों पर टिका देता हूं। पेड़ से मैं साफ नहीं देख पा रहा था, बस इतना पता था कि शिकारी बच्चों के पीछे हैं। अब मैं देख सकता हूं कि मेरा सामना किससे है। 3 लकड़बग्घे जो अपने शिकार को जिंदा खाने के लिए बदनाम हैं। मुझे वाकई इन जीवों से नफरत है। अपने शिकार को सांस लेते हुए ही चबा जाने की उनकी साख की वजह से मेरे मन में उनके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। मेरी नजरें पड़ते ही तीनों लकड़बग्घे घबराने लगते हैं। भागना उन्हें अपनी बेइज्जती जैसा लग रहा है, इसलिए सबसे बड़ा वाला आखिरकार मेरी तरफ एक हल्की सी चेतावनी भरी गुर्राहट निकालता है। उसे लगता है कि जानवरों की दुनिया में हर लड़ाई एक चेतावनी के साथ शुरू होती है, लेकिन मैं ये खेल नहीं खेलता। मैं पहले ही एक चांदी की परछाई की तरह उसकी गुर्राहट खत्म होने से पहले ही उस पर झपट पड़ता हूँ। तीनों लकड़बग्घे डर के मारे बदहवास हो जाते हैं और भागने के लिए गोल गोल घूमने लगते हैं। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मुझ पर गुर्राते हो और फिर भागने की कोशिश करते हो। मैं उस पर अपना पंजा जोर से मारता हूं जिसने मुझ पर गुर्राने की हिम्मत की थी। शेरनी एक दहाड़ मारती है और दूसरे का पीछा करती है। बेसिक पावर पिल्स की कई डोज लेने के बाद मेरी ताकत 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। फेरल स्ट्राइक के साथ एक ही पंजे का वार लकड़बग्घे की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। दूसरा लकड़बग्घा अपने साथी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसके ताकतवर जबड़े मेरे डिफेंस को बिल्कुल नहीं तोड़ पाते और एक ही बैकहैंड स्लैप से मैं उसे ऊपर पहुंचा देता हूं। घायल शेरनी 3 लकड़बग्घों को नहीं संभाल सकती थी, लेकिन एक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सवाना की रानी का खिताब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। मैं जमीन पर टूटी रीढ़ के साथ तड़पते हुए लकड़बग्घे को देखता हूं। मन में रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। मैं उसे वहां काटता हूं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो और उसे बाकी दोनों के पास पहुंचा देता हूं। सिस्टम की घंटी बजती है। 9 लड़ाइयां 9 जीत। नई स्किल अनलॉक हुई, एक्वा डोमिनेंस। यह स्किल मुझे कुछ समय के लिए बिना किसी रुकावट के पानी में चलने फिरने की इजाजत देती है। सांस लेने या स्पीड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस स्किल से बहुत खुश हूं। मेरा शिकार का दायरा अब पानी के अंदर तक फैल गया है, क्योंकि बड़े शिकारी सिर्फ जमीन पर नहीं रहते। मैं शेरनी को ये सोचते हुए देखता हूं कि अब से मैं जब चाहूं कॉम्बैट पॉइंट्स के लिए उसे कूट सकता हूं, और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। अपने छोटे सफेद दांत दिखाता हूं। शेरनी उस मुस्कान को दोस्ती समझ लेती है और खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगती है। तभी हनी गाइड उड़कर वापस आती है। साफ है कि उसे एक और छत्ता मिल गया है। मैं जमीन पर पड़े लकड़बग्घों के शवों को नफरत से देखता हूं, फिर बिना पीछे मुड़े शेरनी को लेकर वहां से निकल जाता हूं। आराम करने के लिए जगह ढूंढते हुए हम पास के एक तालाब पर रुकते हैं, जहां पहले से ही एक बहुत बड़ा ऊदबिलाव ऑटर मौजूद है। मुझे लगा कि दूर का रिश्तेदार होने के नाते वो मछली पकड़ने में मेरी मदद करेगा, लेकिन साथ देने के बजाय वो पानी में गोता लगाता है और मेरे एकदम सपाट हेयरस्टाइल का मजाक उड़ाता है। पानी में उस घमंडी छोटे ऊदबिलाव ऑटर को शो ऑफ करते देख मेरा गुस्सा भड़क जाता है। मैं सीधे पानी में गोता लगाता हूं और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता हूं। मेरी इस चाल से ऊदबिलाव पैनिक में आ जाता है। उसे पता है कि हनी बेजर जमीन पर खतरनाक होते हैं, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि हम तैर भी सकते हैं। वह और गहरा गोता लगाकर भागने की कोशिश करता है।
ये देखकर कि मैं अभी भी उसके ठीक पीछे हूं, ऊदबिलाव की रोने वाली हालत हो जाती है। पास ही में 2 नील मगरमच्छ घात लगाए बैठे हैं। वे हमारे एक दूसरे को थका देने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाद में हम दोनों का काम तमाम कर सकें। किनारे पर खड़ी शेरनी घबराहट में देख रही है, लेकिन वो जानती है कि पानी में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ऊदबिलाव एक अच्छा तैराक है, लेकिन है तो वो एक मैमल स्तनधारी ही। पानी के अंदर 4 या 5 मिनट उसकी लिमिट है, लेकिन मैं अलग हूं। सिस्टम की स्किल की वजह से मैं पूरे 1 घंटे तक पानी के नीचे रह सकता हूं और आज़ादी से घूम सकता हूं। दोनों नील मगरमच्छों को अंदाजा हो जाता है कि ऊदबिलाव अपनी लिमिट के करीब है। वे हमला कर देते हैं। एक ऊदबिलाव के पीछे झपटता है, दूसरा सीधा मेरी तरफ आता है। किस्मत से ऊदबिलाव काफी तेज रिएक्ट करता है। वो आखिरी सेकंड में गोता लगाता है और मगरमच्छ के जानलेवा हमले से बाल बाल बच जाता है। फिर पीछे मुड़कर मुझे देखता है और ठीक तभी मेरा सामना दूसरे मगरमच्छ से होता है। मेरे पास एक्वा डोमिनेंस है, लेकिन मैं पैदाइशी पानी का जीव नहीं हूं। पानी के अंदर मेरी फुर्ती ऊदबिलाव के मुकाबले कहीं भी नहीं है। मैं मगरमच्छ को देख लेता हूं और सही समय पर अपना रास्ता बदलता हूं, लेकिन फिर भी उसके जबड़ों के पास से रगड़ कर निकलता हूं। वे तेज धार वाले दांत निकलते वक्त मेरे खूबसूरत बालों के कुछ रेशों को छू जाते हैं। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस मगरमच्छ ने मुझ पर चोरी छिपे वार करने की कोशिश की। मैं ऊदबिलाव का पीछा करना छोड़ देता हूं, घूमता हूं और सीधा मगरमच्छ पर हमला बोल देता हूं। छोटा ऊदबिलाव शायद मेरा इरादा समझ जाता है। बिना एक शब्द कहे वो मेरी साइड आ जाता है और दूसरे मगरमच्छ पर धावा बोल देता है। एक जवान ऊदबिलाव नील मगरमच्छ के लिए काफी भारी पड़ता है। यह अच्छी तरह जानते हुए कि एक ऊदबिलाव क्या कर सकता है, जिस नील मगरमच्छ ने उस पर घात लगाई थी, वो अपने पार्टनर को छोड़कर डर के मारे भाग खड़ा होता है। लेकिन मेरे सामने वाले मगरमच्छ को अंदाजा भी नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। वो अभी भी अपना जबड़ा पूरा खोलकर हमला करने आ रहा है। मैं इस घमंड को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं अपने दाएं पंजे में फेरल स्ट्राइक चार्ज करता हूं और अपना एक नाखून सीधा मगरमच्छ की आंख में घुसा देता हूं। मुझे पता है कि मगरमच्छ की आंख ही उसकी सबसे कमजोर जगह है और इस एक वार से उसकी देखने की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। सब कुछ काला पड़ जाता है और वो नीचे डूबने लगता है। उसके आसपास का पानी लाल हो जाता है। किनारे पर शेरनी घबराहट में इधर उधर चक्कर लगा रही है। आखिरकार मैं सतह पर आता हूं, खुद को घसीटते हुए किनारे पर लाता हूं और हांफते हुए गिर जाता हूं। ये मेरी पहली अंडरवाटर फाइट थी और एक्सपीरियंस की कमी की वजह से मेरी काफी एनर्जी खर्च हो गई। मगरमच्छ को खत्म करने के बाद अब मुझमें ऊदबिलाव का पीछा करने की ताकत नहीं बची। शायद एहसान मानते हुए वो छोटा ऊदबिलाव शेरनी की मदद से मगरमच्छ के शव को किनारे पर खींच लाता है और उसे मेरे पैरों के पास डाल देता है। साफ तौर पर यह एक थैंक यू है। दूर के रिश्तेदार होने के नाते मैं ऊदबिलाव को छोड़ देता हूं और पूरे चाव से मगरमच्छ को खाना शुरू करता हूं। हनी गाइड ऊपर चक्कर लगा रही है। उसकी तेज आवाजें एक खतरे का अलार्म बजा रही हैं। पता चलता है कि इंसानी रिसर्चर्स का एक ग्रुप हमारा पीछा कर रहा है। मैं शेरनी को साफ तौर पर बेचैन होते हुए देखता हूं। मैं बता सकता हूं कि ये इंसान उसी के लिए यहां आए हैं। शेरनी डरी हुई है। वे उसे वापस चिड़ियाघर ले जाने का प्लान बना रहे हैं और इसी वजह से इंसानों के बारे में उसकी कभी कोई अच्छी राय नहीं रही। ऊदबिलाव से अलग होने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हनी गाइड आगे रास्ता दिखाते हुए चलती है और हमें पेड़ों का एक घना झुंड मिल जाता है, लेकिन शेरनी पूरी तरह अलर्ट पर है। साथ में वक्त बिताने के बाद मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो क्या सोच रही है। यह एक शानदार इलाका हो सकता है, लेकिन सुख सुविधा के साथ रिस्क भी आता है। इतनी अच्छी जगह मुकाबला करने वालों को अपनी तरफ खींचेगी ही। शेरनी मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर जानवर लड़ाई की तलाश में यहां आते हैं तो मैं रुकूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं। मैं ग्रुप को सीधे उस इलाके के अंदर ले जाता हूं। मैं घास को चीरते हुए खुले मैदान में आता हूं। दोनों तरफ जमीन का जायजा लेता हूं। एक संतुष्ट सिर हिलाता हूं और इस जगह को अपना बेस घोषित कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं चलता हूं, मुझे अपने नीचे की जमीन कुछ अजीब लगती है। नरम और ढीली। साफ तौर पर पहले यहां कुछ हुआ है। मैं अपना पंजा जोर से नीचे मारता हूं। जमीन तुरंत धंस जाती है, जिससे नीचे एक बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ बिल दिखाई देता है। जाहिर है ये किसी ऐसे जीव का काम है जो खुदाई करना जानता है, लेकिन मेरे लिए ये बात बेमतलब है। मायने ये रखता है कि मुझे ये पसंद आ गया है। अब से यही मेरी गुफा है। लेकिन जैसे ही मैं झपकी लेने के लिए अंदर जाने वाला होता हूं, एक गुस्से भरी चीख हवा को चीर देती है। मैं डर के मारे वापस बाहर निकलता हूं कि कहीं शेरनी ज्यादा आगे न बढ़ जाए और मुझसे मेरी लड़ाई न छीन ले। लेकिन जैसे ही मैं सतह पर आता हूं, मैं शेरनी को एक जंगली सुअर वार्थोक का सामना करते हुए पाता हूं। इंसान के रूप में अपनी पिछली जिंदगी में मुझे लायन किंग हमेशा से पसंद थी।
इसलिए पुम्बा की असली प्रेरणा को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे अंदर कुछ अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये बिल उसी सूअर की मेहनत है, और अगर वो तमीज से पेश आता है तो मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन ये जंगली सूअर प्यारे पुम्बा जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने घर से निकलते देख वो अंधे गुस्से में मुझ पर झपट पड़ता है। उसके 4 दांत उस्तरे की तरह तेज हैं। एक शेर भी उनका सीधा सामना करने से पहले 2 बार सोचता है। लेकिन मुझे अपने डिफेंस पर पूरा भरोसा है। मैं अपना दायां पंजा उठाता हूं और सूअर पर वार करता हूं। उसका हमला मेरा डिफेंस तो नहीं तोड़ पाता, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत मुझे कई मीटर दूर फेंक देती है, और उसी समय मेरी फेरल स्ट्राइक उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा देती है। मैं जमीन पर गिरे हुए सूअर को देखता हूं और मुझे उसे खाने की बिल्कुल भूख नहीं लगती। मैं शेरनी और उसके बच्चों को खाना शेयर करने का इशारा करता हूं, लेकिन खून की गंध एक और शिकारी को खींच लाती है। पास की घास से एक चीता धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो शेरनी को देखता है और वहीं जम जाता है। फिर उसकी नज़र पास में लेटे हुए मुझ पर पड़ती है।